हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया और काल। सामने हमारे 3 चित्र दिए गए हैं, उन्हीं के जरिए जान लेते हैं क्रिया और काल क्या है। ठीक है ना। तो पहले चित्र में क्या वाक्य है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, दूसरे में महिला कपड़े धो रही है और तीसरे में गाय घास चर रही है। तो बच्चों इन वाक्यों में जो शब्द हैं जैसे कि उड़ रहे हैं, धो रही है तथा चर रहे हैं, इससे किसी क्रिया या कार्य के होने या किए जाने का पता चल रहा है। ये सभी शब्द क्रिया है। अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ये तो जान लिया क्रिया। अब धातु क्या है? बच्चों क्रियाओं का अपना मूल रूप होता है, इस मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रियाएं धातुओं में विभिन्न प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे लिख धातु है, आ प्रत्यय जुड़ा लिखा बन गया। पढ़ में आ जुड़ा पढ़ा बन गया। लिख में ई लिखी, पढ़ में ई जुड़ी पढ़ी बना। लिख में ओ प्रत्यय जुड़ा तो लिखो क्रिया बन गई। पढ़ में ओ जुड़ा तो पढ़ो बन गया। लिख में ता जुड़ा तो लिखता बन गया। पढ़ में ता जुड़ा तो पढ़ता बन गया। लिख में ता ना प्रत्यय जुड़ा तो लिखना बना। पढ़ में ना जुड़ा तो पढ़ना बना। आइए इसमें भी कुछ विशेष बातें हैं जो जान लेते हैं। क्या है विशेष बातें? वो कि लिंग, वचन और कारक के कारण क्रिया की रूप रचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है। लिंग के कारण क्रिया में परिवर्तन हो गया, पढ़ रही है का पढ़ रहा हो गया। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। वचन के कारण क्रिया में परिवर्तन, रहा है से रहे हैं बन गया। लड़के ने पाठ पढ़ा, लड़के से पाठ पढ़वाया गया। कारक के कारण क्रिया में परिवर्तन, पढ़ा और पढ़वाया गया बदल गया। तो बच्चों जो अभी हमने वाक्य पढ़े, इससे स्पष्ट होता है कि क्रिया की रचना कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होती है। कर्ता और क्रिया के बिना कोई वाक्य बनाना संभव नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं आता तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे मोहन खेलता है, बालिका रोती है। तो इन वाक्यों में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः इनमें क्रिया कर्ता के अनुसार है। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे राजू ने गीत गाया, मैंने बाजार से चादरें खरीदी। तो इन वाक्यों में कर्ता के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, अतः इनमें क्रिया कर्म के अनुसार है। तो चलिए बढ़े हैं आप क्रिया के भेद की ओर। तो क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले जानेंगे कर्म के आधार पर। तो बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। अर्थात जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का फल परिमाण यानी कि कर्म पर पड़ता है। जैसे छाया कहानी लिखती है, सीता गाना गाती है। तो इन वाक्यों में कहानी व गाना कर्म है, जिन पर क्रिया लिखती है व गाती है का फल पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रियाओं में एक कर्मक भी होता है, 2 कर्मक भी होता है। इस आधार पर सकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, जैसे एक कर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया। अब क्या है एक कर्मक क्रिया? जिन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्म वाली होती है, अर्थात जिसमें एक कर्म होता है, उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बंदर आम खाता है, भिखारी भीख लेता है। इसमें आम और भीख एक ही क्रिया है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, अर्थात जिन वाक्यों की क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे नेहा अपने भाई को राखी बांधती है, उमंग विशेष को पुस्तक देता है। तो पहले वाक्य में भाई और राखी 2 कर्म है, और दूसरे वाक्य में विशेष और पुस्तक, इसमें भी 2 कर्म है। तो ये वाक्य द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हुए। अब जानेंगे अकर्मक क्रिया क्या है। तो बच्चों जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का फल परिणाम यानी कि कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि श्रेया हंसती हैं, स्वाति सोती है। तो इन वाक्यों में जो शब्द हैं श्रेया व स्वाति कर्ता है, जिन पर क्रिया हंसती है व सोती है का फल पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो बच्चों प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं,
सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले जानेंगे हम सामान्य क्रिया। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे रोहन खेला, राम बाजार गया, एक ही क्रिया है, खेला और गया, तो सामान्य क्रिया। दूसरा आता है संयुक्त क्रिया, अर्थात इसमें जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, खा चुका है, 3 क्रियाएं, खेल रहा है, 3 क्रियाएं, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला आता है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता अपने आप कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वहां प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे महिला नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, पिताजी माली से पौधे लगवाते हैं, तो इसमें कार्य कर्ता ने स्वयं नहीं किया, करवाया है। धुलवाती है, लगवाते हैं, इन शब्दों से पता लग रहा है क्रिया करवाई गई है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। अगला आता है नाम धातु क्रिया, अर्थात जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे वे बहुत देर से बतिया रहे हैं, बच्चा दरवाजा खटखटा रहा है, बतिया और खटखटा, ये नाम धातु क्रियाएं हैं। अगला आता है पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह कपड़े धोकर घूमने चली गई, मोहित नहाकर पूजा करने लगा, तो इसमें धोकर और नहाकर घूमने और पूजा से पहले आने वाली क्रिया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाई। तो बच्चों ये तो क्रिया हमने जान ली, अब हम जानेंगे काल क्या है। आइए काल को जानने के लिए कुछ वाक्यों के जरिए से जानते हैं। जैसे सौम्या कल बाजार गई थी, खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, हम हवाई जहाज द्वारा लंदन जाएंगे। तो बच्चों इन वाक्यों में जो शब्द आए जैसे गई थी, खेल रहे हैं तथा जाएंगे, इससे क्रिया के भिन्न भिन्न समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले जानेंगे हम भूतकाल क्या है। तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने या करने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह स्कूल गया था, प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिया। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे श्रीकांत ने पत्र लिखा, वह दिल्ली गया, तो ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। तो बच्चों अगला भूतकाल है आसन्न भूतकाल। क्या होता है आसन्न भूतकाल? तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, सुमित ने हारमोनियम अभी बजाया है, रेखा ने कहानी अभी लिखी है। तो कहानी कहने का मतलब ये है कि ये कार्य जो है अभी अभी संपन्न हुए हैं, तो ये आसन्न भूतकाल के उदाहरण है। अगला है पूर्ण भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री राम वनवास को गए थे, अब कितने वर्षों पहले वो चले गए थे, मैंने निबंध लिखा था, पता नहीं कब लिखा था, यानी कि वो कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल है। अगला है अपूर्ण भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका था परंतु अभी समाप्त हुआ है या नहीं इसका पता ना चले, उससे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी समाप्त हुआ है नहीं, इसका ना पता चलने पर उन वाक्यों को अपूर्ण भूतकाल में रखते हैं। जैसे तृप्ति पढ़ रही थी, किसान फसल काट रहे थे, यानी कि वो भूतकाल में कार्य शुरू किया था लेकिन अभी तक संपन्न हुआ है कि नहीं हुआ है कार्य इसका पता नहीं है, तो ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। तो अगला भूतकाल है संदिग्ध भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह उत्पन्न हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
अर्थात जिसमें हमें संदेह हो कि कार्य तो भूतकाल में संपन्न हुआ था या नहीं। ये संदेह उत्पन्न करने वाले वाक्य संदिग्ध भूतकाल के अंदर आते हैं। जैसे कि शिवन ने गाना गाया होगा, पता नहीं गाया है कि नहीं, संदेह है। उसकी गाड़ी छूट गई होगी, संदेह है, गाड़ी पकड़ भी ले सकता है, छूट भी गई होगी। तो ये उदाहरण है संदिग्ध भूतकाल के। अगला आता है हेतु हेतुमत भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संकेत तो मिले किंतु किसी कारणवश कार्य ना हो पाया हो तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वकील मेहनत करता तो केस जीत जाता, यदि पुलिस चाहती तो चोर अवश्य पकड़ा जाता। यानी कि एक कार्य से दूसरे कार्य को होने का संकेत इसमें हमें मिल रहा है। ये तो थे हमारे भूतकाल। अब आते हैं हम वर्तमान काल पर। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का या करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वैभव तैरना सीख रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ये क्या है? वर्तमान काल के उदाहरण। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए एक एक करके विस्तार पूर्वक जाने। सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल क्या है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे महीप ट्रक चलाता है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं। दूसरा आता है अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी भी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, माँ खाना बना रही है, यानी कि कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। तीसरा आता है संदिग्ध वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिसे वे गांव जा रहे होंगे, पानी बरस रहा होगा, संदेह है इसमें इन वाक्यों में, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे काल की ओर जो है भविष्यत काल। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे दादाजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य भविष्यत काल क्या है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रोहित खाना खाएगा, राधिका नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, ये सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण है। दूसरा आता है संभाव्य भविष्यत काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने का संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज मामा जी आए, संभवतः मैं कल आगरा जाऊं, आए और जाऊं इसमें संभावना है, तो ये संभाव्य भविष्यत काल है। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि भविष्यत काल में कार्य किसी अन्य कार्य के होने पर ही होगा तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो कक्षा में अवश्य प्रथम आओगे, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यानी कि इसमें एक कार्य होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, इसका बोध हो रहा है, तो ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल है। तो चलिए बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं,
सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल तथा हेतुमत भविष्यत काल। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको क्रिया और काल ये दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।